जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में डीएसआर के हम चैप्टर 1 के दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। एक कंसेप्ट है सोर्सेज ऑफ डाटा और एक कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। बेसिकली जो इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन है ये इनडायरेक्टली हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा में भी कवर हो जाता है, लेकिन अलग से उसने कोई 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो असाइनमेंट के अलावा, असाइनमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। शाबाश। हमने क्या स्टडी किया है अभी तक? हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ डाटा और हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। शाबाश। टाइप्स ऑफ डाटा में हमने क्या स्टडी किया था? दो ब्रॉड टाइप्स क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की फर्दर दो टाइप्स क्या है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। और क्वालिटेटिव की ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा। शाबाश। अगर क्वालिटेटिव डाटा है लेकिन हम उसमें ऑर्डर लगा सकते हैं उनका, यानी उनकी प्रेफरेंस, उनका के लेवल 1 जैसे लेवल 2, इजी, डिफिकल्ट, इस तरीके से अगर हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं तो वो ऑर्डिनल डाटा है। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है ये क्वालिटेटिव, लेकिन बेटर अच्छा है, बेहतर है गुड से। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल डाटा हो गया। और अगर हम ऑर्डर नहीं कर सकते तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डाटा। शाबाश। फिर हमने स्टडी किया था कैटेगरीज ऑफ डाटा। कैटेगरीज ऑफ डाटा में हमने स्टडी किया 3 तरह की कैटेगरीज है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो डाटा एनालिटिक्स में स्ट्रक्चर्ड डाटा किसे कहते हैं? जब भी कोई डाटा टेबल या रो की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, टेबुलेटेड डाटा वो स्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है। जैसा एक्सेल है, इसी तरह एक्सेल की तरह का एक और सॉफ्टवेयर समझे एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो है जिसमें किसी किस्म की अरेंजमेंट्स नहीं होते। ठीक है, और जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है वो ऐसा डाटा है जो कि टेबल फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको, हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेबल या टैग के जरिए से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसे हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एक दो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा को आपके सामने छोटी सी एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करता हूं। अगर फर्ज कीजिए ये डाटा है हमारा, यहां पे लिखा हमने स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने लिखा क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल, और फिर लिखा मार्क्स। स्टूडेंट नंबर ए, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, और मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल रैंडम फिगर बी। इंटरमीडिएट मार्क्स है 75। फर्स्ट कीजिए किसी टेस्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ये डाटा जो आपके सामने प्रेजेंट किया गया, ये कौन सा डाटा है? ये स्ट्रक्चर डाटा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि स्टूडेंट ए, इसको हमने नाम को ऐसे लिख दिया, यहां इसको ऐसे स्टूडेंट ए, फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन मैट्रिक, फिर इसके बाद मार्क्स 55, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट बी, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, और मार्क्स 75। अगर आप ये देखें, क्या ये डाटा स्ट्रक्चर डाटा है? ये स्ट्रक्चर डाटा नहीं है। स्ट्रक्चर डाटा क्यों नहीं है? ये टेबल और रो की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या ये प्योरली अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है कि रैंडमली लिखा हो, कुछ पता नहीं क्या चीज इंफॉर्मेशन पहले आ रही है क्या बाद में आ रही है? नहीं, बल्कि उसने हर इंफॉर्मेशन से पहले ये टैग, इसको बोलते हैं टैग या लेबल,
हर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने से पहले उसने बता दिया कि ये इंफॉर्मेशन की कौन सी इंफॉर्मेशन आई, टैग क्या है, लेबल क्या है, इसको बोलते हैं टैग या लेबल, ठीक है, या मार्कर, ये होते हैं, ये इसको फिर बोलते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, जो वेब एप्स बनती हैं, वेब पेजेस बनते हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनते हैं, ठीक है सर, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। एग्जांपल कौन कौन सी थी? XML की, HTML की, JSON फाइल्स की, क्लियर। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट की डिस्कशन की तरफ चलें। चलिए, असाइनमेंट में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, जिनमें बेसिकली इन्हीं जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है इन्हीं के ऊपर बेस कर रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हमको नहीं कह सकते, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अच्छे क्वेश्चन थे। और एप्लीकेशन में, यानी यूं समझ लीजिए ये माइक्रो केस स्टडीज थी, माइक्रो, ठीक है, एग्जाम लेवल की नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी केस स्टडी है जो आपको एग्जाम लेवल तक पहुंचने में एक सीढ़ी का रोल प्ले करते हैं। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। शाबाश। चलिए आइए अब असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं हम पहले। जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है सुपरमार्केट इन लाहौर रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग डाटा। नहीं, ये एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही आंसर है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इसको हम नोट से कवर कर लेते हैं। जी, सुपरमार्केट इन लाहौर रिकॉर्ड्स फॉलोइंग डाटा। पहला कौन सा डाटा है? कस्टमर्स प्रेफर्ड पेमेंट मेथड, यानी कस्टमर पेमेंट कैसे करेगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना शॉपिंग के बाद। कैश, डेबिट कार्ड, इजी पैसा, जैज कैश, ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या करें? क्लासिफाई ईच इनटू नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बताइए इसमें कौन सी टाइप है? कस्टमर प्रेफर्ड पेमेंट मेथड कौन सा है? नॉमिनल। इजी पैसा के जरिए जो पेमेंट की जाए, क्या वो बेहतर नहीं है जैज कैश से? कि एक ही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक। तो ये हमारा ऑर्डिनल डाटा हो। डेली सेल्स रुपीज, रेवेन्यू इन रुपीज। अच्छा, अगर इन रुपीज, ये सुन लीजिए, ये इन रुपीज है तो ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। अगर इन पैसाज हो तो वो हमारा कंटिन्यूअस डाटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डाटा इन रुपीज में है, इसलिए ये डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। वो शायद उसने सोल्यूशन में कंटिन्यूअस लिखा हुआ है इस, जी नहीं, ये रुपीज में है ना, रुपीज में 1.2 मिलियन, यानी कि 1200 ऐसे है। कुछ इनवाइसेस ऐसी होती हैं वो रुपीज में राउंडेड ऑफ होती है, कुछ इनवाइसेस ऐसी होती है, आपने देखा होगा वो पैसा में पॉइंट्स के बाद भी वो डिजिट लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो रुपीज में है तो इसका मतलब है ये हमारा कौन सा डाटा? डिस्क्रीट डाटा है, क्योंकि ये फुल स्टॉप लग जाएगा उसके बाद। और अगर पैसा में है तो ये कंटिन्यूअस डाटा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइटम्स बाउट बाय ईच कस्टमर, ये कौन सा डाटा है? ये भी डिस्क्रीट डाटा, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल क्वांटिटी नहीं हो सकती। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग, ये कौन सा डाटा? ऑर्डिनल। नॉमिनल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस कर सकते हैं इनमें। एक्सीलेंट इज बेटर देन गुड, ठीक है, गुड इज बेटर देन एवरेज। तो जब आप उसको ऑर्डर में क्लासिफाई कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डिनल डाटा। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जी जी पूछिए। नहीं, हाँ, लेकिन जो इनका क्वेश्चन ये है कि जो जैज कैश, इजी पैसा वगैरह में बैलेंस होता है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूस कह सकते हैं। लेकिन उसने पूछा ये नहीं है कि बैलेंस के बारे में बताओ क्या कौन सा टाइप ऑफ डाटा है, उसने पूछा ये है कि कस्टमर से जो ऑप्शन ली जाती है वो ऑप्शन बताइए कौन सा टाइप ऑफ डाटा है, जो कस्टमर बताता है, ठीक है। तो कस्टमर ये कहता है कि मैं जैज कैश के जरिए से पेमेंट करूंगा, इजी, कस्टमर अपना बैलेंस नहीं बताता अकाउंट का,
नेक्स्ट है फूड डिलीवरी बिजनेस इन कराची वांट्स टू एनालाइज कस्टमर डाटा। ठीक है, छोटी सी केस स्टडी उसने बताई आपके कस्टमर डाटा। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव डाटा वुड बी यूजफुल फॉर देम एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा वुड हेल्प देम इंप्रूव ऑपरेशन। क्वालिटेटिव डाटा, अगर आप फर्ज कीजिए एक फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको कौन सा क्वालिटेटिव डाटा चाहिए? कौन से वाला? नहीं, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे, बिजनेस स्पेसिफिक एग्जांपल दे। वो तो जाहिर है आपको जो क्वालिटेटिव डाटा के एग्जांपल्स हैं उन्हीं में से कोई एग्जांपल होगी, लेकिन स्पेसिफिकली फूड बिजनेस के हवाले से दे, कौन सी आपको क्वालिटेटिव डाटा चाहिए होगा? कस्टमर का इंटरेस्ट, शाबाश, वो किस तरह के जो फूड आइटम में कस्टमर का इंटरेस्ट है, और ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, बिल्कुल मार्केट में किस आइटम का, हाँ जी, वो जो प्रेफरेंस क्या है कस्टमर्स की, क्या वो घर में बैठ के खाना खाना चाहते हैं या कि बाहर आउटसाइड। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उस बिजनेस के लिए यूजफुल है। ये सारा डाटा कौन सा होगा? क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा अहम होगा इस बिजनेस के लिए? जो नंबर ऑफ कस्टमर्स, शाबाश, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है किसी सिटी में, किसी एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, ताकि वो उस एरिया के ऊपर फोकस कर सके, ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा होगा। वो लोगों की एवरेज इनकम क्या है, स्पेंडिंग, एवरेज स्पेंडिंग क्या है किसी जगह पे, ये भी रेलिवेंट होगा ना। ठीक है, इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है? प्राइसेस, हाँ जी, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर, हाँ जी बिल्कुल, ये भी रेलिवेंट होगा कि जिस एरिया में ज्यादा कस्टमर ऑर्डर करते हैं उस एरिया से जो कंपनी की आउटलेट है इसका डिस्टेंस कितना है, ये भी एक क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये किस काम आ सकता है कंपनी के लिए, ये इंफॉर्मेशन, या जो स्पेंडिंग की इंफॉर्मेशन है कि एवरेज स्पेंडिंग क्या होती है, ये किस काम आ सकती है इनके? स्पेंडिंग से उन्हें पता चल सकता है कि क्या इस जगह पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी। जहां पे स्पेंडिंग हैबिट्स ज्यादा हो, जिस कंट्री में आप देखें कि लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेफर करती हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस किसका इंफॉर्मेशन किस काम आएगी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें दरमियान में कहीं पे न्यू आउटलेट्स अपनी ब्रांच जो है वो अपनी ओपन करनी पड़ेगी, ताकि जो कस्टमर का डिलीवरी टाइम है वो रिड्यूस किया जा सके। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के जरिए से उसने आपकी क्या स्किल टेस्ट की है? इस क्वेश्चन के जरिए स्किल टेस्ट की है कि आप कोई भी बिजनेस, ये तो एक बिजनेस का एग्जांपल दी ना, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता हो उस बिजनेस के जो डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होगा और क्यों रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हर बिजनेस को क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है ना, इसको वो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आगे भी फर्दर कुछ मजीद एग्जांपल से इसी कंसेप्ट को आपको क्लियर करवाएगा। क्वेश्चन 2 क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये अब उसने फूड बिजनेस के बजाय एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल लेके आया, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही चलेगा, उसने सेक्टर चेंज किया है, कंसेप्ट सेम होगा। कह रहा है मैनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज कलेक्ट स्टूडेंट फीडबैक एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर, रेटिंग एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज दिस? अच्छा पहले बताए क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव। नॉमिनल या ऑर्डिनल? ऑर्डिनल डाटा, शाबाश। हाउ कुड यूनिवर्सिटी यूज दिस डाटा टू इंप्रूव इट्स टीचिंग क्वालिटी? अब ये उसने आपसे समझ लीजिए कंसेप्ट पूछा है, ये यूं कह लीजिए रिटे वाला सवाल था, अब ये उसकी एप्लीकेशन आपसे पूछ रहा है। बताइए कि यूनिवर्सिटी ने जब ये डाटा आपसे कलेक्ट किया तो वो कैसे इंप्रूव कर सकते, इस डाटा को यूज कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज आपने लिए, कोर्स के एंड पे आपसे फीडबैक लिया गया, क्या पर्पस हो सकता है? कोई 2-3 पर्पस बता दीजिए। कोर्स को बेटर करना, बिल्कुल, कोर्स को इंप्रूव करना, शाबाश। इसके अलावा टीचिंग क्वालिटी असेस करना, कौन से टीचर के जो है वो रेटिंग हाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कोर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, वो वीक एरिया आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिसीजंस हैं जिनके लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है। वन वर्ड में बोले तो एक ही हमारा डिसीजन होता है, वो क्या? एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना। फीडबैक का मकसद यही है। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 4।
प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर मैनेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट डाटा। अब अगली एग्जांपल, अब ये किस सेक्टर की एग्जांपल ली उसने? हेल्थ सेक्टर की। ठीक है, कंसेप्ट का वही टेस्ट करेगा, टाइप ऑफ डाटा, कैटेगरीज ऑफ डाटा और उनका यूज, प्रैक्टिकल यूज, लेकिन सेक्टर की एग्जांपल चेंज करता रहेगा। तो कह रहा है जी हॉस्पिटल ये डाटा कलेक्ट करता है, पेशेंट आईडी, नेम, CNIC। अच्छा पता लगा क्या है? क्लासीफाई ईच टाइप एज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। पेशेंट आईडी, नेम, CNIC ये क्या है? स्ट्रक्चर। क्या ये अमूमी तौर पे हम टेबल फॉर्म में इसको कलेक्ट करते हैं डाटा को? बिल्कुल। MRI स्कैन इमेजेस ऑफ पेशेंट, अनस्ट्रक्चर्ड। शाबाश। डॉक्टर्स हैंड रिटन नोट्स ऑन ट्रीटमेंट, अनस्ट्रक्चर्ड। और बिलिंग इंफॉर्मेशन, अमाउंट, डेट, पेमेंट मेथड, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड। यानी A और D ये स्ट्रक्चर्ड है और B और C सेमी स्ट्रक्चर्ड कोई नहीं इसमें? नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो रेड एग्जांपल है ना इसको क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं आपने करनी, सी वाली एग्जांपल। जैज एंड करीम कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। दो कंपनीज है, एक टेलीकॉम सेक्टर की है, एक ड्राइव, ये राइड ऐप है। कह रहे डाटा कलेक्ट, कॉल लॉग्स, ड्यूरेशन, नंबर डायल्ड, टाइम। ये कौन सा डाटा है? स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये नॉर्मली क्या हमारा टेबल फॉर्म में होता है? कस्टमर फीडबैक, कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, अनस्ट्रक्चर्ड, करेक्ट। राइट डिटेल स्टोर्ड इन जेसन फॉर्मेट, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, और राइट बराबर, ठीक है, ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद कलेक्ट्स स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड डाटा। क्लास लेक्चर वीडियो अपलोडेड ऑनलाइन, वीडियो जो है ये किस फॉर्मेट में? ऑडियो वीडियो, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड स्टोर्ड इन एक्सेल शीट, स्ट्रक्चर्ड। शाबाश, ये क्रॉस कर दीजिए, ये जो रेड में है डी। क्वेश्चन 7 कह रहे सुपरमार्केट इन कराची एंड दराज डॉट पीके कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। वो भी बिजनेस, याद रखें, अपने कस्टमर से मैक्सिमम डाटा कलेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही उनके बिजनेस डिसीजन में हेल्प मिलेगी उनको। कह रहा है सेल ट्रांजैक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट, डेट, क्वांटिटी, प्राइस। बताना क्या इसमें? नहीं उसने टाइप नहीं पूछा, आइडेंटिफाई ईच, कैटेगरी भी बतानी है, एंड एक्सप्लेन वन पॉसिबल यूज फॉर द कंपनी। और ये डाटा कंपनी के किस काम आएगा? आपके ख्याल में क्या कंपनीज को हर तरह का डाटा कलेक्ट करना चाहिए, या कि सिर्फ अपने पर्पस से रेलिवेंट, जो वो काम करे उससे रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना चाहिए? बताइए, पर्पस से रेलिवेंट। तो इसमें जब वो आपसे पर्पस पूछता है ना, तो आप में ये स्किल क्रिएट कर रहा है कि आपको पता हो कि कौन सा डाटा आपने कस्टमर से कलेक्ट करना है, कौन सा नहीं। क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद उसको स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसको एनालाइज करना है। ठीक है, एक चीज फर्ज कीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप एक चीज मुझे ढूंढ के दिखाएं 10 पेजेस में से, आपका टाइम कम लगेगा। और अगर मैं आपसे कहूं 20 पेजेस में से वही इंफॉर्मेशन ढूंढ के दिखाए, टाइम डबल लगेगा ना। तो कंपनीज के लिए जरूरी है कि डाटा जब भी कलेक्ट करें वो सिर्फ वही डाटा कलेक्ट करें जो उनके लिए रेलिवेंट है। इररेलिवेंट डाटा कलेक्ट ना करें, वरना उनकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। और जब उन्होंने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना होगा, रिट्रीव करने का मतलब दोबारा उनको कॉल करना होगा, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसमें भी उनका टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए वो जब आपसे पर्पस पूछता है तो उसके बैक एंड पे उसका मकसद क्या है, आगे चल के आपको ये सिखाएगा आगे चल के कि आपने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना। तो बताइए सेल ट्रांजैक्शन ईच प्रोडक्ट की, कौन सी प्रोडक्ट जो है कब सेल हुई या कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है, उसकी प्राइस क्या है, ये डाटा कौन सा होगा? किस काम आएगा? एक यूज बता दें, सिर्फ एक, लंबे चौड़े नहीं जाते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, सही है, लेकिन ये उसने चूंकि सेल्स की एग्जांपल दिया है तो डायरेक्ट, हाँ जी, टू इंक्रीज रेवेन्यू, ये जानने के लिए कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जाहिर है उसको फिर हम ज्यादा बाय करेंगे, उसकी इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। बी कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज रिटर्न ऑन द्रास.pk, कस्टमर के ये कौन सा?
अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं होता। रिव्यूज किसी भी तरीके से दिए जा सकते हैं, बिल्कुल। ये कंपनी के किस काम आएगा? अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और इसको एनालाइज करने का एक तरीका बताया गया था, क्या था? सेंटीमेंट एनालिसिस करना, ठीक है। क्या अब आप में से हर स्टूडेंट किसी भी प्रोडक्ट का सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकता है? बिल्कुल। कैसे करना है? भला हमने सारे कमेंट्स को कॉपी करना है, ठीक है, किसी भी LLM पे जाना है और उसे कमांड प्रॉम्प्ट क्या देना है? परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस, और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली सर आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करता है। नेक्स्ट, इन्वेंटरी डिटेल्स स्टोर्ड विद प्रोडक्ट आईडीज एंड टैग्स इन XML फॉर्मेट, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और ये पर्पस क्या होता है कंपनी का? इन्वेंटरी डिटेल को स्टोर करने का, ठीक है, ताकि पता हो हमारे पास इन्वेंटरी का बैलेंस क्या है। वो आप शायद कॉस्ट काउंटिंग में या फाइनेंशियल काउंटिंग में पढ़ते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ये रिकॉर्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में यूजफुल होता है, ताकि हमारी इन्वेंटरी ना टू लो हो और ना ही टू हाई हो। क्लियर? क्वेश्चन 8, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ए लोकल न्यूज चैनल हैंडल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट बनाना क्या है? क्लासिफाई ईच टाइप ऑफ डाटा एंड सजेस्ट हाउ इट कुड बी अप्लाइड। टाइप ऑफ डाटा बताना है, ये शायद कैटेगरीज ऑफ डाटा पूछना चाह रहा है, सही है। सोल्यूशन कैटेगरी के हिसाब से होगा ना, इस टाइप को टाइप के बजाय कैटेगरी कर ले, क्योंकि टाइप से हमारे जहन में वो आ सकता है ऑर्डिनल। टेक्स्ट कलेक्शन फिगर्स फ्रॉम FBI स्टोर्ड इन डेटाबेस। जी, आपके ख्याल में वो जो डेटाबेस यूज करते होंगे, कौन सा यूज करते होंगे? स्ट्रक्चर्ड। हर पर्सन का उसका नेम, उसकी इनकम कितनी है, टैक्स कितना पे कर दिया, रिमेनिंग कितना है, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, यूज कैसे किया जा सकता है? FBI इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकता है टैक्स कलेक्शन को? अपने टैक्स स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ट्वीट्स फ्रॉम द पब्लिक अबाउट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, अनस्ट्रक्चर्ड है। और गवर्नमेंट कैसे इसको अप्लाई कर सकती है? कस्टमर ये देखने के लिए कि क्या जो जनरल पब्लिक है उनके किस लेजिस्लेशन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्या वो उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी देखना ना, हमारा वोटर्स जनरल पब्लिक है, तो अपनी पॉलिसीज ऐसी रखनी है गवर्नमेंट ने कि जिससे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो उससे सेटिस्फाइड हो। तो बेसिकली वो सेटिस्फेक्शन लेवल किसी पॉलिसी के, स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में जानने के लिए गवर्नमेंट ये ट्वीट्स का एनालिसिस करेगी। न्यूज आर्टिकल स्टोर्ड इन XML फॉर्मेट, ये क्या सा है? सेमी स्ट्रक्चर्ड, शाबाश, ठीक है। और ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है? ये वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर इसको आप स्टोर कर सकते हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट, ये हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए, ये हमारी असाइनमेंट थी। इस असाइनमेंट में हमने क्या सीखा? इसमें हमने दो चीजें सीखी सिर्फ। एक हमने ये सीखा कि लगभग हर बिजनेस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है वो डाटा कलेक्ट करती हैं। इस बात से एग्री करते हैं? हमने टाइप्स ऑफ डाटा सीखा कि वो जो डाटा कलेक्ट करती है वो कितनी टाइप्स का होता है, पहली चीज हमने ये सीखी, ठीक। फिर दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जो भी डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो हर डाटा जो है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, वो पर्पस आपको पता होना चाहिए क्या है, ताकि आप इररिलेवेंट डाटा कलेक्ट ना करें। ये कंसेप्ट क्लियर है हमारा? चलिए आगे चलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सोर्सेज ऑफ डाटा। क्या आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो कितने सोर्सेज से होना चाहिए? अच्छा, सोर्सेज ऑफ डाटा से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि डाटा के गुड क्वालिटी डाटा, अच्छी क्वालिटी का डाटा क्या होता है, या अच्छी क्वालिटी के डाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए गुड क्वालिटी डाटा में। पहली चीज, डाटा को एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट, ऐसा ही है। यानी जो आप, क्योंकि देखिए इस डाटा की बेस पे करना क्या हमने बाद में डिसीजन मेकिंग करना है। अगर ये डाटा ही इनकरेक्ट हुआ
तो डिसीजन भी इनकरेक्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आपने डाटा कलेक्ट करना है अपने सोर्स से, तो वो सोर्स भी आपको सच बता रहा हो वो डाटा, कोशिश ये करनी है। और फिर उसके बाद जब उस डाटा को आपने अपने पास स्टोर करना है तो वो भी ठीक तरीके से स्टोर करें। ठीक है, ये ना हो कस्टमर ने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, कस्टमर ने अपना फॉर एग्जांपल जो एज लिखवाई है 25, आपने लिख दी 52, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट डाटा। फिर इसके बाद कंप्लीट होना चाहिए डाटा, यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपके सोर्स से आपको मिली हो, कोई भी पार्ट स्किप ना हुआ हो। अगर पार्ट स्किप होगा तो आपका डिसीजन जो है वो सारे फैक्टर्स पे बेस नहीं कर रहा होगा। इस पर्पस के लिए आपने देखा होगा जैसे डिफरेंट आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, उसमें कुछ फील्ड के साथ रेड स्टेरिक मार्क होता है अमूमी तौर पे, जिसका मतलब ये क्या होता है, उस स्टेरिक मार्क का मतलब कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको जरूर फिल करना है आपने। वो इसी वजह से होती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर ने दे दी है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए लाजमी है, कंपलसरी है, उसको आप रिक्वायर्ड शो कर देते हैं। बाकी कुछ फील्ड जो एक्स्ट्रा है, जो ऑप्शनल है, वो कस्टमर की मर्जी है, चाहे फिल करे चाहे ना करे। रिलायबल, आपको जो इंफॉर्मेशन मिले वो रिलायबल सोर्स से मिलनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी सोर्स से। रेलिवेंट, ये अभी इसकी हमने प्रैक्टिस भी की कि जो इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास वो हमारे पर्पस के लिहाज से रेलिवेंट होनी चाहिए। इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन या डाटा हमने इकट्ठा नहीं करना। और नेक्स्ट, टाइमली, इंफॉर्मेशन का आपके पास टाइमली आना भी जरूरी है ताकि आप टाइमली डिसीजन कर सकें। ये कुछ फीचर्स हैं, दिखने में कॉमन फीचर्स हैं, समझ आ गया आपको? अच्छा, आपके ख्याल में कितने स्टूडेंट्स के, मैं अब आपसे ये आपकी जजमेंट पूछ रहा हूँ, ये कोई एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इन फीचर्स में से डाटा के ये 5 फीचर्स हैं, आपके ख्याल में इनमें से सबसे अहम फीचर्स कौन सा है? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में एक्यूरेट सबसे ज्यादा अहम फीचर है? शाबाश। ये हाइब्रिड क्लास में भी जरा वोटिंग कीजिए, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में बताइए कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में जो एक्यूरेट है ये वाला फीचर सबसे अहम है, रूम नंबर 4। और कितनों के रूम नंबर 6 में भी बताइएगा, हाइब्रिड में, शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में कंप्लीट होना सबसे ज्यादा अहम है? कितनों के ख्याल में रिलायबल होना ज्यादा अहम है? कितनों के ख्याल में रेलिवेंट होना ज्यादा अहम? और कितनों के ख्याल में टाइमली होना? एक्यूरेट होना कितने के ख्याल में अहम था? हाँ, शाबाश। तो एक्यूरेट होना ये आप कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली सबसे अहम। ठीक है, आई के आपने वैसे हमसे ये प्रेफरेंस नहीं पूछी है, मैंने खुद ही आपसे पूछी है। तो एग्री करते हैं डाटा में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा वो है सोर्सेज ऑफ डाटा, कि एक कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा इकट्ठा करती है इसके कितने सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, पहला उसने बताया इंटरनल डाटा सोर्स, इंटरनल हो सकते हैं यानी विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा एक्सटर्नल हो सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा प्राइमरी डाटा सोर्स, प्राइमरी डाटा सोर्स वो डाटा है जो कंपनी खुद फर्स्ट टाइम खुद ओरिजिनेट, खुद इकट्ठा करती है, खुद कलेक्ट करती है। और सेकेंडरी डाटा सोर्स का मतलब है सेकंड हैंड डाटा, यानी वो इकट्ठा कलेक्ट किसी और ने किया है लेकिन उसे हम अपने पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 तरह के डाटा सोर्सेस हैं। कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी। इंटरनल एक्सटर्नल का ताल्लुक किससे है कि डाटा आपने विद इन द कंपनी ओरिजिनेट किया है या आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल एक्सटर्नल का ताल्लुक किससे है? और प्राइमरी और सेकेंडरी का ताल्लुक किससे है? प्राइमरी का ताल्लुक कि डाटा कंपनी ने खुद कलेक्ट किया है यानी खुद जनरेट किया, खुद ओरिजिनेट। और सेकेंडरी का मतलब क्या है? कलेक्ट किसी और ने किया, यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए जरा इनके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। पहले टाइप, इंटरनल डाटा सोर्स। इंटरनल डाटा कौन सा है? जो कि इनसाइड कंपनी जनरेट होता है। जैसे कंपनी की सेल्स का रिकॉर्ड, किस मंथ की जो कंपनी एनालिसिस कर रही है, जैसे फर्ज कीजिए इस कॉलेज का अगर हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो इस कॉलेज की मंथली सेल क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, ये कौन सा डाटा होगा? इंटरनल, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका रिकॉर्ड, ये क्या है?
इंटरनल। हर वो डाटा जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डाटा। इसके अलावा कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं उसके इंटरनल डाटा की? शाबाश, एग्जांपल दीजिए। हाइब्रिड क्लास में से भी कोई एग्जांपल दीजिए, रूम नंबर 4 में से, रूम नंबर 6 में से। इंटरनल डाटा, सोचें इंटरनल डाटा की एग्जांपल क्या हो सकती है? बताएंगे तो आगे जाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने पढ़ा दिया आपने याद कर लिया रटा लगाएगा। बिल्कुल, रेवेन्यू बता दिया एग्जांपल। और कौन सा? स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, शाबाश, बिल्कुल कॉलेज की एग्जांपल उन्होंने दी। उन्होंने कहा सर स्टूडेंट्स के टेस्ट का रिकॉर्ड, ठीक है, किस टेस्ट में कितनी अटेंडेंस है, कितनी पासिंग रेशियो है, बिल्कुल ये इंटरनल है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल? हाँ, इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है, बिल्कुल ये सारा इंटरनल डाटा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो कहता है इंटरनल डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके पास इसकी इजी एक्सेस, आप आसानी के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा ही है, मैंने अगर फर्ज कीजिए कोई डिसीजन करना है, मेरे पास इस कॉलेज का डाटा आसानी के साथ अवेलेबल होगा। मुझे अपने, समझ लीजिए घर की बात है, मुझे कॉलेज से बाहर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हर इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी, आसानी के साथ अवेलेबल होगी, कोई रिफ्यूज तो नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं साथ वाली ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इकट्ठा करना चाहूँ, वो तो मेरे पास उसकी इजी एक्सेस नहीं होगी, वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरनल डाटा सोर्स का एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस है आपके पास, डाटा ऑलरेडी अवेलेबल। क्लियर? अपोजिट दूसरा कंसेप्ट क्या है, एक्सटर्नल डाटा। ये कौन सा डाटा है? जो कि आउटसाइड, ठीक है, ये वो डाटा है जो आउटसाइड द कंपनी अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मार्केट रिपोर्ट्स, ठीक है, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं, मैंने अपनी कंपनी की स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करनी है कि कितनी होनी चाहिए, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी के जो पिछले रेवेन्यू है, वो एक्सपेंसेस, उसकी बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए हमने ये कैलकुलेट करना है कि इन्वेस्टर हैं हम, और हमने देखना है मार्केट में इतनी फर्म्स हैं, इनमें से किस फर्म में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो डाटा है हमें, वो हमारी कंपनी के अंदर से नहीं मिलेगा, वो अदर कंपनीज के बारे में, वो हमें हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज से डाटा मिले, या डिफरेंट बिजनेस जर्नल्स होते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल्स होते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। ये आउटसाइड डाटा है, एक्सटर्नल डाटा है। ठीक है, सोशल मीडिया से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, बल्कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनका तो ये एक बड़ा सोर्स होता है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, ये बात शायद मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि सोशल मीडिया अब बेसिकली सोशल मीडिया नहीं रहा। ठीक है, ये आज से 15-20 साल पहले सोशल मीडिया होता था, यानी ओरिजिनेट इसको किस पर्पस, किस आइडिया के साथ किया गया था कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, इनिशियली आइडिया ये था, लेकिन अब जो इन्हीं जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, बड़े बड़े सोशल मीडियाज हैं, इन्हीं के जो ओनर्स हैं, उनका माइंडसेट क्या है कि अब इसको मार्केटिंग के लिए यूज किया जाए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाए। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहे, बल्कि बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। यहाँ पे बिजनेस में आप देखते हैं, आप जब उसको स्क्रॉल करते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, एड्स वगैरह आती रहती है ना। आप मुझे बताइए, आप एक बिजनेसमैन है, आपको सोशल मीडिया से किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है ये एक्सटर्नल? किस तरह की इंफॉर्मेशन? मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता चल सकता है, शाबाश, क्या चीज वायरल हो रही है आजकल। ठीक है, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया से हमें अपने बिजनेस के बारे में भी और हमें कंपेटिटर्स के बिजनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा एपीआईज है, एपीआईज को मैं भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये क्या होता है, ये बेसिकली जिस तरह हमारा मैंने बताया था ना आपको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स है, उसी तरह सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक टूल है जिसे कहते हैं एपीआई। इसके और भी बहुत यूजेस है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एक्सटर्नल डाटा सोर्स की, इससे आपको मार्केट और कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंटरनल सोर्सेज से नहीं मिलेगी। इंटरनल सोर्स से इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल सकती है, भाई कौन सी प्रोडक्ट्स है हमारी, किसका कितना बैलेंस है इन्वेंट्री का, कौन सी इस वक्त परफॉर्म कर रही है, कौन सी परफॉर्म नहीं कर रही, किसी में कोई डिफेक्ट है वगैरह वगैरह, ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनल मिलेगी। मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन,
कंपैरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, या सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलनी है आपको? एक्सटर्नल सोर्सेज से। क्लियर? अच्छा, एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, वो तरीका क्या है? एक एपीआई। ठीक है, इसको गालबन कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। एपीआई क्या होता है? एपीआई है जब एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप किसी दूसरी ऐप के साथ कनेक्ट होती है और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसे कहते हैं एपीआई। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। किसी भी जगह पे आपने वेदर फॉरकास्ट करना हो, वेदर के बारे में जायजा लेना हो, जैसे यहाँ पे लाहौर का टेम्परेचर क्या है, आपको कोई ना कोई टूल जो है वो लाहौर में किसी प्लेस के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई डिवाइस रखनी पड़ेगी जो इर्द गिर्द से टेम्परेचर डाटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, कुछ स्मार्ट डिवाइस होगी जो उस जगह पे, जिस जगह पे आपने प्लेस किया है, उसका डाटा कलेक्ट करेगी और कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर देगी सेंट्रल डेटाबेस में। ऐसा ही होगा सिर्फ लाहौर का। और अगर आप पूरी दुनिया का वेदर फॉरकास्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या करंट वेदर कंडीशन जो है वो जानना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको वो टूल पूरी दुनिया में हर उस जगह पे रखना पड़ेगा जहां का टेम्परेचर आप अपने डेटाबेस में शो करवाना चाहते हैं। ऐसा ही है। क्या ये आसान काम है कि मुश्किल? एक्सपेंसिव भी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त कितनी वेदर एप्स होंगी आपके ख्याल में? आप अभी भी अगर आप देखें, सर्च करें गूगल के ऊपर, यहाँ वो जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर, तो सर्च करेंगे वेदर अपडेट्स, तो आपको बहुत सी ऐप्स मिल जाएंगी। ऐसा ही है, हर ऐप में लगभग दुनिया के हर शहर का टेम्परेचर वो जो है एनवायरमेंट वो शो हो रहा होगा। ऐसा ही वेदर कंडीशन पूरी दुनिया की होगी। मुझे ये बताइए, जिस बंदे ने वो ऐप डेवलप की है, आपके ख्याल में क्या उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की होगी कि दुनिया के हर कोने में जाके उसने अपनी स्मार्ट डिवाइस लगाई होगी कि वो उधर का टेम्परेचर कंट्रोल करे? तो फिर क्या किया होगा? ये दुनिया में काम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, सिर्फ एक कंपनी ने किया। बाकी की कंपनीज क्या करती हैं भला? वो अपनी ऐप बना के अपनी ऐप को उस जो ओरिजिनल कंपनी वाली ऐप है उसके साथ कनेक्ट कर देती हैं। अब जब मैंने ऐप बनाई तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया उस ओरिजिनल पर्सन, जिसने कंपनी जिसने बनाई थी ऐप, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपना ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एस्टैब्लिश किया, उसके साथ। अब होता क्या है, जेन्युइन जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, वो सिर्फ एक है। मेरी ऐप उसके साथ कनेक्ट होके उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करती है और मेरे यूजर को शो करवा देती है। जो मेरी ऐप के यूजर है उन्हें लग रहा होगा कि शायद मैं डाटा कलेक्ट करके उन तक पहुंचा रहा हूं, जबकि मैं डाटा कलेक्ट ही नहीं कर रहा। मेरे पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। मैंने क्या किया? सिर्फ एक काम किया है, जो ओरिजिनल सोर्स है उसके साथ अपने डाटा को कनेक्ट कर दिया। अब इंफॉर्मेशन ओरिजिनल वहां से जनरेट होती है, सारी ऐप्स जितनी भी बनती है वहां से डाटा कलेक्ट करके शो करवा। और ये कैसे कनेक्ट होती हैं? एपीआई के जरिए से। एपीआई कीज होती हैं। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन, अभी उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी कि उसने बाकी सारी ऐप्स को अलाउ किया है कि हाँ जी हमारा डाटा आप शो करवा दें। ना अलाउ करते तो हम इस काबिल ना होते। ठीक है, तो ये है एपीआई। एपीआई के जरिए से एक मेरा सॉफ्टवेयर, मेरी ऐप उस दूसरी ऐप के साथ कनेक्ट हो गई और वहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होना शुरू हो गई। इसी तरह एक और एग्जांपल, फूड पांडा। एक एग्जांपल ये अपने सामने रखिए। मैप, गूगल मैप है, यूज करते हैं आप इसको? पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी आप इसकी लोकेशन जो है उसको ट्रेस कर सकते हैं, एड्रेस ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही है, फूड पांडा भी इस ऐप को यूज कर रहा है, इनड्राइव भी ऐप यूज कर रही है, और दूसरी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। आपका क्या ख्याल है, हर वो कंपनी जो ये ऐप यूज कर रही है उसने सैटेलाइट भेजे हुए अपने स्पेस में कि भाई पूरा अर्थ जो है इसके घर चक्कर लगाते रहो, सारा नक्शा जो है वो बनाते रहो और हमारे साथ शेयर करते रहो लाइव के अपडेट्स है? ऐसा सिर्फ एक दफा हुआ है। बाकी सारी कंपनीज क्या करती हैं? अपने, हाँ जी, अपने ऐप को उसके साथ कनेक्ट करके उसका डाटा यूज कर लेती हैं। अब ये एक ऐप जो दूसरी ऐप के साथ कनेक्ट होती है, ये एपीआई के जरिए से होती है। एपीआई समझ लीजिए एक ब्रिज है। एपीआई क्या है? ब्रिज है, दो ऐप्स के दरमियान में डाटा शेयर करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमने अपना एपीआई जो है अपनी, हमें कुछ डाटा चाहिए और हमने एक डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड समझ लीजिए, डैशबोर्ड कहते हैं डाटा को, कंप्लीट डाटा को
विजुअल फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। डैशबोर्ड किसे बोलते हैं? डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में डैशबोर्ड किसे बोलते हैं? कोई भी डाटा कंप्लीट डाटा विजुअल्स की फॉर्म में आपके सामने आ जाए। जैसे हमारे कॉलेज का जो आईटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है। उन्हें एनालिसिस करना होता ना, इस सब्जेक्ट में फिजिकल वाले अलग हैं, ऑनलाइन वाले अलग हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग है। सारा कंप्रीहेंसिव डाटा एक ही पेज के ऊपर बनाया हुआ है। वो मेक स्क्रीन देखते हैं, उसके ऊपर हमें पता चल जाता है और वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है रियल टाइम में। डैशबोर्ड क्या होते हैं? रियल टाइम में अपडेट। अब उन्होंने वो बेसिकली एक गूगल शीट है जिसके ऊपर ये उन्होंने डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। लेकिन कस्टमर अब जो है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप जब वेबसाइट पे जाते हैं, आप तो एक गूगल फॉर्म फिल या कोई फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं ना, वो फॉर्म कैसे जाके लिंक होता है एक्सेल के साथ? अब फॉर्म जो है वो HTML पेज है फॉर एग्जांपल, वो अलग ऐप है, गूगल शीट अलग ऐप, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं? कैसे? एपीआई के जरिए से। तो एपीआई का काम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना, ताकि उस दूसरे सॉफ्टवेयर का डाटा वो रिसीव कर सके, शेयर हो सके। ठीक है? आप अपना कोई भी डैशबोर्ड वगैरह या अपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं, आप उसे फेसबुक के साथ, आप उसे व्हाट्सएप के साथ, आप उसे डिफरेंट जो और सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एपीआई के जरिए से कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर फर्ज कीजिए हमने फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको ट्विटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जहां पे भी अब हमारे बिजनेस का नाम या प्रोडक्ट यूज हो रही होगी, वो डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितनी जगहों के ऊपर हमारे बिजनेस का नाम यूज हुआ है। ठीक है? यह है एपीआई का काम। तो एक्सटर्नल डाटा सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करने के लिए आजकल एक अहम टूल कौन सा है? एपीआई। पुराने जमाने में मैनुअल हुआ करते थे, लेकिन अब एपीआई के जरिए से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। मुझे बताइए, क्या इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा क्लियर हो गया सोर्सेज आपको? ओके, आगे चलते हैं। प्राइमरी डाटा सोर्स और सेकेंडरी डाटा सोर्स। प्राइमरी डाटा सोर्स कौन सा है? ये ऐसा डाटा है जो कंपनी जिसने एनालिसिस करना है उसने खुद इकट्ठा किया। ये कौन सा है? ओरिजिनल डाटा, सेकंड हैंड नहीं है, ओरिजिनल है, कंपनी ने खुद जनरेट किया है, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय कंपनी। अच्छा, ये किन किन मेथड के जरिए से कंपनी कलेक्ट कर सकती है? कंपनी सर्वे कर सकती है, बहुत सी कंपनी सर्वे करवाती है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके कस्टमर से वहां से पूछते हैं, सर ये बताइए आप कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आप मुतमिन हैं, क्या चीज आप इंप्रूव देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सर्वे, फिर इसके अलावा इंटरव्यूज। ठीक है? इंटरव्यूज के अलावा ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज किए जाते हैं कस्टमर से, ऑब्जर्वेशंस खुद देखा जाता है, और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है? आप अगर कभी फॉर एग्जांपल कॉलेज आए तो आपने सम टाइम देखा होगा, कभी कभार ऐसे होता है कि सड़क के किनारे कोई पर्सन जो है वो कैमरा लेके खड़ा होता है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो बेसिकली किस चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस रोड पे कितनी ट्रैफिक है, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट की जा सके। ठीक है? ये क्या? ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये डिफरेंट टूल्स है जिनके जरिए एक्सपेरिमेंट्स। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई फार्मूला बनाया, एक तरीकाकार तो ये होता है कि किसी दूसरी कंपनी ने फार्मूला बनाया, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने फार्मूला बनाया, उससे हमने कुछ पेमेंट करके लाइसेंस ले लिया, अब हम उसको बना रहे हैं। अगर इस तरीकाकार से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो ये क्या होगा? सेकेंडरी डाटा सोर्स। और अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करके कोई उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया, इजाद किया, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट्स। तो ये प्राइमरी डाटा सोर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपको बिजनेस के एग्जांपल दे रहा है। फूड पढ़ना, फूड बिजनेस है। ठीक है? वो क्या करेगा? उसके लिए प्राइमरी डाटा सोर्स क्या है? जो कस्टमर से फीडबैक लेता है कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। क्लॉथिंग ब्रांड है, वो क्या करेगा? जो कस्टमर विजिट करेंगे उनसे डिजाइन के बारे में इनपुट लेगा कि आप कौन सा डिजाइन पसंद करते हैं। एक तो उनको अपनी सेल से अंदाजा हो जाएगा, लेकिन जब सेल्स बढ़ रही होती है तब तो पता चल जाता है कि सेल क्यों बढ़ रही है, लेकिन अक्सर जब सेल कम हो रही होती है ना, तब उसकी रीजन पता नहीं चलती। तो कंपनी फिर क्या करती है? कस्टमर से पूछती है, बताइए कि इस डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, कौन सा डिजाइन आप पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह। फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्रायल्स कंडक्ट करवाती है, उसके रिजल्ट्स को देखती है, फिर उसके बाद नोट करते हैं कि हमने इस मेडिसिन के लिए ये चेंज किया और उसके ये आफ्टर इफेक्ट्स आए, अब हमें क्या करना चाहिए। ये सारे प्राइमरी डाटा सोर्सेज हैं।
इंपॉर्टेंस क्या है, ये हाईली एक्यूरेट होता है। कैसे हाईली एक्यूरेट है, कंपनी ने खुद कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसको पता है कि ये सारा डाटा हमारे अंडर है, एक्यूरेट है। स्पेसिफिक नीड्स, कंपनी की अपनी नीड्स के मुताबिक है। जिसने खुद डाटा जनरेट किया हो अपनी स्पेसिफिक नीड्स को सामने रख के ही डाटा जनरेट करता है। लेकिन ये कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगती है, खर्च करना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज्यादा है। अब इसके साथ पैरेलल दूसरी टाइप कौन सी है, सेकेंडरी डाटा। आपके ख्याल में क्या सेकेंडरी डाटा कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा? प्राइमरी डाटा तो कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्या सेकेंडरी डाटा टाइम कंज्यूमिंग होगा? भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेडीमेड अवेलेबल है। ये तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनत किसी दूसरे की है, उस डाटा को इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये कौन सा डाटा है, डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स, दूसरे इसको कलेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रीयूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, अब अमूमी तौर पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत कम ऐसा होता है कि अपना डाटा शेयर करे, कुछ शेयर करती भी है, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट अब डाटा शेयर करते हैं, गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए भी और अदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉपुलेशन, सेंसस रिजल्ट्स, ये सारे गवर्नमेंट जब शेयर करेगी, कंपनीज इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आपने अक्सर सुना गवर्नमेंट के अदादो शुमार के मुताबिक, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, गवर्नमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट टाइप से स्टैटिस्टिक्स शेयर करता है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंसल्टेंसी फर्म्स है, ठीक है, मैकेंजी, पीडब्ल्यूसी, ये डिफरेंट इश्यूज के ऊपर रिसर्च करती हैं और अपनी रिसर्च फाइंडिंग बताती है फिर, ठीक है। जैसे आजकल अक्सर आपने देखा होगा कि एआई के ऊपर रिसर्च हो रही है कि डिफरेंट सेक्टर्स में एआई को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंपनी से रिसर्च करके शेयर करते हैं। इससे अवेयरनेस क्रिएट होती है कि इसे किस किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे एक पर्पस का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, फर्म ने एआई के ऊपर रिसर्च की और बताया कि यूएसए में फॉर एग्जांपल एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एआई को इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे तकरीबन एक डेढ़ साल पहले हमने एक जगह पे देखा कि अटेंडेंस के लिए एआई को यूज किया जा रहा है, ठीक है। हमने भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश, एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन फिर ये इसको कंप्लीट नहीं किया, क्विट कर दिया। क्यों भला? क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था कि स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन हो, हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है। एआई को जब आपने यूज़ करना है, जाहिर आपके पास उससे क्या कंपैटिबल टूल्स भी होने चाहिए। तो वो जो स्टूडेंट जिनके पास स्मार्टफोन था, उनकी तो एआई के जरिए से समझिए 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरी क्लास की अटेंडेंस लग जाती थी, 5 सेकंड में पूरी क्लास की अटेंडेंस। लेकिन फिर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती थी, वो एब्सेंट क्रिएट होते थे, फिर इसको फिर हमने डिसकंटिन्यू कर। तो इसी तरह और डिफरेंट बहुत से यूजेस हो सकते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज सर्च करके बताती है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि डिफरेंट फर्म्स भी ऐसी होती हैं, प्राइवेट फर्म, गवर्नमेंट तो सर्च करती है और ये दुनिया की हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट सर्च करके डाटा शेयर करती है और ये डाटा कंपनीज इसको यूज करते हैं अपने एनालिसिस में। लेकिन इसके साथ कुछ प्राइवेट फर्म्स भी यूज कर सकती हैं। फायदा क्या है इसका? टाइम सेव होता है, पैसे सेव होते हैं और ये रिसर्च के लिए यूजफुल है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये आपकी नीड्स के साथ फुली कंपैटिबल और फुली मैच हो जरूरी नहीं है। क्लियर जी? तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज हैं। टाइप्स ऑफ डाटा नहीं है, क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज, यानी आपने डाटा इकट्ठा कहां से किया। तो बताइए कौन से 4 टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज हैं? नंबर 1 इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी। इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी, सेकेंडरी। इंटरनल कौन सा है? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने क्रिएट अवेलेबल है। एक्सटर्नल कौन सा है? आउटसाइड है। प्राइमरी कौन सा है? खुद कलेक्ट किया। और सेकेंडरी कौन सा? अच्छा, अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, ज्यादातर जो इंटरनल डाटा होगा ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। हमेशा ऐसा लाजमी नहीं, लेकिन ज्यादातर। और इसी तरह जो ज्यादातर एक्सटर्नल डाटा होगा वो क्या होगा? प्राइमरी होगा या सेकेंडरी? लेकिन हमेशा लाजमी नहीं है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी कस्टमर को रोक के उससे सर्वे करवाते हैं, फिल करवाते हैं, उससे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, तो है ये एक्सटर्नल लेकिन प्राइमरी है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स अलग है, लेकिन ज्यादातर वो जो हमारा इंटरनल होगा वो प्राइमरी है और जो एक्सटर्नल है वो सेकेंडरी। क्लियर जी?
कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर उसी तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में आपसे पूछा गया था, आपको डिफरेंट टाइप्स का सोर्सेज दिए जाए, आप क्लासिफाई कर लेंगे कि कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, कौन सा इंटरनल कौन सा एक्सटर्नल? पक्का? चलिए जी शाबाश पूछिए। सेकेंडरी डाटा सोर्स में एपीआई की एग्जांपल नहीं, सेकेंडरी डाटा एपीआई के जरिए से तो हम खुद कलेक्शन कर रहे हैं ना, ये तो हमारा प्राइमरी मेथड है। ठीक है, एपीआई के जरिए से कंपनी क्या करती है, खुद डाटा कलेक्ट कर रही होती है। ठीक है, ये प्राइमरी की एग्जांपल ही है। ये प्राइमरी में तो आ सकता है, यहां पे नहीं है। एक्सटर्नल डाटा, डाटा एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, एपीआई के जरिए से क्या कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से डाटा कलेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल डाटा सोर्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं कि किसी दूसरी कंपनी ने डाटा कलेक्ट किया और आपने उसे कहा कि डाटा मुझे दे दे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, अगर देखें एपीआई के जरिए से आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्राइमरी है। लेकिन एपीआई के जरिए से अगर डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है और आप उस कंपनी के साथ कनेक्ट करके फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो फिर ठीक, वो फिर आपका सेकेंडरी होगा, वो ठीक है। नहीं, असल में वो डाटा की टाइप से भी डिपेंड करता है, एपीआई के यूज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं फेसबुक के साथ अपना जो वेबसाइट है उसको कनेक्ट करता हूँ, हमारे कॉलेज की वेबसाइट है कि किस किस जगह पे लोगों ने पॉजिटिव सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव कमेंट किया है। ठीक है, अब जो फेसबुक है वो अपना डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो आपकी पोस्ट है, आपके कमेंट्स है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं उससे वो सारा डाटा नहीं उससे ले रहा, मैं सिर्फ कौन से वाला डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, अपने वाला सिर्फ। ठीक है, तो मेरे लिए जो डाटा रेलिवेंट है ना, जो मैंने अपनी स्पेसिफिक नीड के मुताबिक कलेक्ट किया है, तो वो मेरे लिए एक तरह से प्राइमरी डाटा है, क्योंकि मैं अपनी स्पेसिफिक पर्पस के लिहाज से उसको कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और ये बाज़ औक़ात याद रखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कोई जो हम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, आपने नोट किया होगा, आज मैंने एक दो एग्जांपल कटवा दिए उस वजह से कि सम टाइम कुछ केसेस में एक कंसेप्ट के ऊपर, एक एग्जांपल के ऊपर मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। अब चूंकि हम अभी स्टार्ट में हैं, इनिशियल फेज, तो मैं इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं ना जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हो उसको एक्सक्लूड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर मैंने एक कंसेप्ट समझाना है, उसकी एग्जांपल देनी है ना, तो मैंने ये इंश्योर करना होता है कि वो एग्जांपल उसी कंसेप्ट की हो, दूसरे कंसेप्ट के साथ उसका लिंक ना हो। वो जो एग्जांपल मैंने आज एक्सक्लूड करवाई है ना, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा कंसेप्ट भी टच हो रहा था। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि एक चीज टाइप ए में है तो हमेशा टाइप ए में रहेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज होकर टाइप बी में भी आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल चलिए बताइए, ये टाइप्स आपको क्लियर होगी चार। अगर आपको कोई भी डाटा सोर्स दिया जाए, इनमें से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा आज का, वो बेसिकली वही है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा है। वो कौन सा स्टार्ट में पढ़ा? फीचर्स ऑफ डाटा। डाटा के फीचर्स क्या है? तो यहां पे वो कह रहा है, पहले अहमियत बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है। डाटा ये है जो फाउंडेशन है एनालिटिक्स की। आपने जो भी एनालिसिस परफॉर्म करने हैं उसका पहला स्टेप क्या है? डाटा कलेक्ट करना। डाटा नहीं होगा उसके ऊपर आप कोई एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वो ये बता रहा है, अगर आपने कोई रॉन्ग डाटा कलेक्ट किया, इररिलेवेंट या आउटडेटेड डाटा कलेक्ट किया तो क्या होगा? आपके रिजल्ट्स, आपके कंक्लूजन वो भी रॉन्ग होंगे। इनपुट रॉन्ग, आउटपुट भी रॉन्ग। नेक्स्ट, मस्ट इंश्योर रेलिवेंस, एक्यूरेसी एंड टाइम। ये डाटा फीचर्स बता रहा है। यहां पे उसने स्टार्ट में 5 फीचर्स बताए थे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के स्टार्ट में। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी आपसे पूछे कि अच्छा गुड डाटा के फीचर्स क्या होने चाहिए, आपने ये 5 फीचर्स बताने हैं। लेकिन यहाँ पे अब वो एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, लेकिन सिर्फ 3 की एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा है हमारे साथ। क्या कह रहा है? रेलिवेंस। रेलिवेंस हमने पढ़ा है, फीचर ऑफ डाटा। डाटा को रेलिवेंट होना चाहिए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ रिलेट करे, उसको सपोर्ट करे। एग्जाम्पल क्या है? क्लॉथिंग स्टोर है, ये किस तरह का डाटा इसके लिए रेलिवेंट होगा कि जो सेल्स इसकी होती है, सीजनल सेल, वो किस एज और किस जेंडर से का कस्टमर जो है वो बाय कर रहा है।
ठीक है, यानी हमारी पूरे जो इस सीजन में सेल हुई है उसको जेंडर वाइज क्लासीफाई किया जाएगा और फिर एज वाइज क्लासीफाई किया जाएगा, ताकि पता चल जाए हमारा टारगेट कस्टमर कौन सा है, किस एज का है और किस जेंडर का है। एक्यूरेसी, डाटा रिलायबल, वैलिड होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। जैसे अगर बैंक ने अपने पूरे साल में जितने भी लोन दिए उनकी जितनी भी रीपेमेंट्स हुई है उनका एनालिसिस करना है, तो क्या ये जरूरी है कि जितनी भी रीपेमेंट्स हैं वो सारी एक्यूरेट हों? ऐसा ना हो कि कस्टमर ने एक्चुअल पेमेंट किसी और अमाउंट की है, बैंक के डाटा में कोई और अमाउंट आ रही है। ऐसा हुआ तो वो डाटा सही एनालिसिस नहीं कर सकेगा। टाइमलीनेस का मतलब क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिले वो जब हमें जरूरत है उसकी उस वक्त इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, एग्जाम्पल कहता है फूड ऐप जो है वो जो ऑर्डर पैटर्न्स है ड्यूरिंग रमजान, यानी फर्ज कीजिए जो फूड ऐप्स हैं उनको इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि रमजान में लोगों का बाइंग पैटर्न क्या होता है, वो किस वक्त क्या ऑर्डर करते हैं। अब जाहिर है रमजान में जो फूड हैबिट्स है चेंज हो जाती है, क्या ये पैटर्न जो इस कंपनी को चाहिए वो रमजान के बाद चाहिए? नहीं, रमजान से पहले चाहिए। वही इंफॉर्मेशन जो रमजान से पहले इनके लिए हाईली यूजफुल होगी, रमजान के बाद उनके लिए इंफॉर्मेशन वो यूजलेस हो जाएगी। तो इंफॉर्मेशन का टाइमली होना भी जरूरी है। क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने ये सीखा टाइप्स ऑफ डाटा सोर्सेज, 4 टाइप्स हैं, और इसके बाद फिर हमने सीखा क्वालिटीज ऑफ गुड डाटा। गुड डाटा की क्वालिटीज या फीचर्स क्या हैं। टोटल 5 याद करने हैं आपने। कितने क्वालिटीज ऑफ डाटा? 5। क्लियर? आज के लेक्चर में कोई टेक्निकल चीज तो नहीं थी, कंपैरेटिवली इजी था, ऐसा ही है। चलिए अब एंड पे देखिए, असाइनमेंट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 इस दोनों के क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, 3 में मैं फिर बता दूं, 3 में उसने गुड क्वालिटीज ऑफ डाटा में 5 क्वालिटीज बताई हैं, जबकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में सिर्फ 3 बताई हैं, लेकिन आपने इसमें भी 5 याद करनी है। अच्छा, ये एक चीज कल मैंने आपके साथ छोटी सी ऐप शेयर की थी। अब वो चूंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं व्हाट्सएप पे वो मैसेज नहीं देख पाते, ठीक है, बाज़ औक़ात ऑनलाइन में कन्वर्सेशन में मैसेज पीछे चला जाता है, तो एक दफ़ा मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दीजिए। जी पास कीजिएगा भैया, पास कीजिएगा जी। ये एक छोटी सी ऐप मैंने डेवलप की थी, कल आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर की थी। इसका मकसद क्या है कि गेमिफिकेशन को हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि आप थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो कोई टेस्टिंग भी होते रहे कंसेप्ट की, कंसेप्ट भी सीखते रहे, और कुछ थोड़ा सा ऐसे लगे जैसे हम गेम खेल रहे हैं। बेसिकली वो वैसी गेम तो नहीं होगी जैसी आप खेलते हैं, मतलब उस तरह की, लेकिन ये छोटी मोटे लेवल पे एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोशिश है। आप लोगों के साथ इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ये बेसिकली क्रिएट किया मैंने सिर्फ लेक्चर 2 के ऊपर। मेरी कोशिश होगी, इसमें टाइम काफ़ी लग गया है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट जो होंगे उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा हर लेक्चर में आपके साथ ये शेयर करूं, लेकिन मैं भी हर लेक्चर में ना शेयर करूं। अगर किसी लेक्चर में नहीं शेयर किया, जैसे लेक्चर 3 में अगर नहीं होता, तो फिर लेक्चर 3 और 4 दोनों का इकट्ठा मैं इंटीग्रेट करके एक ही ऐप बना दूंगा। इसमें आपने क्या करना है, अपना फुल नेम शेयर करना है जो भी है, फॉर एग्जाम्पल CRN शेयर करना है, 1 2 3 4 5 जो भी आपका CRN है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे आपके। आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जी। अच्छा नहीं, ये बेसिकली रियल नहीं है। ये आपने इसको क्लिक किया, उसने आगे उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। करेक्ट आंसर क्या है, ये इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन आ गई। इसमें आप आगे चलते जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपने क्वेश्चन को चेंज करना कर सकते हैं। 2 ऑप्शन अगर आप चाहते हैं गलत वाली आउट हो जाए, ये 2 ऑप्शन जो है A और B आउट हो गई, और फिर हिंट अगर लेना चाहते हैं हिंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप आगे चलते जाएंगे। तो इसको कोशिश कीजिएगा, आप अटेम्प्ट करें। आप लोगों के ग्रुप में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है, ठीक है। वक्तन फक्तन इसको आप हो सके तो अटेम्प्ट करते रहिएगा।
क्लियर जी? असाइनमेंट मिल गई आपको? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।